देखिए वी आर स्टूडिंग थर्मोडायनामिक्स। इसके बेसिक टर्म्स से फैमिलियर हो जाए तो आपको थ्योरी समझ में आएगी। ठीक है, फर्स्ट थिंग आप एक वर्ड सुनेंगे यूनिवर्स। इन द केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो यूनिवर्स होगा उसमें आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी पर्टिकुलर एंटिटी की स्टडी करते हैं। जो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं कहलाता है सिस्टम। यूनिवर्स के किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स की जो आप स्टडी करते हैं इट इज सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का पूरा हिस्सा कहलाता है सराउंडिंग। इट मीन्स आई कैन से सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स। इज इट क्लियर? सिस्टम प्लस surrounding equals to universe. Yeah, what is surrounding? Universe minus system. Right? तो ये टर्म्स आप क्लियर कर लो। अब सपोज आपके पास एक कंटेनर है और उसमें कुछ वाटर रखा हुआ है और आप इस कंटेनर में रखे हुए वाटर की स्टडी कर रहे हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन किस केस वाटर के लिए। तो इस केस में ये जो हो गया क्या हो गया सिस्टम, ये क्या हो गया सिस्टम। और इसके अलावा जो कुछ है सब क्या हो गया सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक लाइन होगी जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करेगी। तो इस केस में जो कंटेनर है ये क्या कर रहा है, इस सराउंडिंग को सिस्टम से अलग कर रहा है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की जो लाइन है इट इज बाउंड्री। अपन उसे क्या बोलेंगे, बाउंड्री। लेकिन बाउंड्री जरूरी नहीं कि हमेशा आपको दिखाई दे। ठीक है, जैसे आप इस बात को ऐसे समझें, ये आप पूरे क्लास एक यूनिवर्स है मान लो, और मुझे पता है कि इस क्लास में 2-4 स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादा उपद्रव करते हैं, उन पे विशेष नजर रखनी पड़ती है, जस्ट लाइक बालाजी। तो इस केस में मैं आप सभी को देख रहा हूं पर बालाजी को मैं स्पेशली देख रहा हूं, तो मेरे ऑब्जर्वेशन किस पे है अभी, तो इस केस में बालाजी हो गया सिस्टम जो बाकी क्लास से अलग है। तो क्या इस समय को ऐसी दीवार खींची हुई है, बाउंड्री है पर वो इमेजिनरी बाउंड्री है। बालाजी समझ में आया, कौन सी बाउंड्री हुई हो, इमेजिनरी बाउंड्री। लेकिन यदि मैं पूरे क्लास के स्टूडेंट्स को बात करूं, सारे जितने स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उस केस में ये वाली क्लास में मैं स्टडी करूं पूरी क्लास को, तो बीच में बाउंड्री है। तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो इस चक्कर मत जाना कि बाउंड्री आपको हमेशा दिखेगी। जैसे कि देखो यहीं पे देखो, इस छोटा सा यानी फिजिक्स कैसे काम करता समझे इस चीज को। ये छोटा सा है, एक बर्तन में पानी रखा है, हमारा सिस्टम हो गया। इस केस में मान लीजिए ये वाला जो बर्तन है कॉपर का है, मतलब कंडक्टर है। कंडक्टर है मतलब इससे हीट एनर्जी आ जा सकती है। तो ये इसकी बाउंड्री है, लेकिन एक ऐसी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री। इस पर आपने क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया, उसको पानी गर्म होगा। यहां पर जो बाउंड्री है सिस्टम से उसको अलग कर दी। यहां पे आपको लाइन दिखाई नहीं दे रही, यहां वाटर है, यहां उसके सराउंडिंग है, एयर है। यहां पर जो बाउंड्री है इट इज इमेजिनरी बाउंड्री। बाउंड्री नहीं है लेकिन आप बाउंड्री मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो थर्मोडायनामिक्स की बेसिक सिस्टम जो टर्म्स है यूनिवर्स। यूनिवर्स की किसी एक पार्ट की आप स्टडी करें इट इज सिस्टम। यूनिवर्स में छोड़ के जितना कुछ है सराउंडिंग, और उनको अलग करने वाली लाइन बाउंड्री। इट मे बी रियल और इमेजिनरी। एकदम क्लियर यहां तक। इसके बाद जो आपका सिस्टम है, अपन अब इस पे फोकस करते हैं सिस्टम पे। तो सिस्टम 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें समझने की है। जितना काम का लगे पैरेलली थोड़ा बहुत अपना रफ टाइम से नोट कर सकते हैं याद रखने के लिए। ये चीजें नोट्स में नहीं आएगी, नोट्स चीजें ऑफिशियली लॉ से स्टार्ट होगी, लेकिन वो समझ में आ जाए, वो नोट्स की टर्म्स आपको समझ में आ जाए। और चूंकि थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे नए टर्म्स हैं, काफी कुछ तो आपने देख लिया है, लेकिन बहुत सारी नए टर्म्स आएंगे। मतलब सिस्टम बोला तो सिस्टम क्लिक करना चाहिए आपको, सराउंडिंग बोला सराउंडिंग क्लिक करना चाहिए, यूनिवर्स बोला तो यूनिवर्स क्लिक करना चाहिए। वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या तो फिर लॉस प्लेस नहीं कर पाओगे। अब मैं बात कर रहा हूं क्या सिस्टम।
अब मान लीजिए सिस्टम ऐसा होता जैसे कि ये वाला सिस्टम है, इसमें हमने क्या किया, एक बर्नर रख दिया और वहां से हम इसको गर्म कर रहे हैं, मतलब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें तो क्या होगा, इससे हीट बाहर निकलेगी, मतलब इससे एनर्जी बाहर जाएगी, लेकिन साथ में वेपर्स भी तो बाहर जाएगी, मतलब इससे दोनों चीजें बाहर जाएगी, मास भी बाहर जाएगा और एनर्जी भी बाहर जाएगी। मतलब इस सिस्टम में, इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? इस कंडीशन में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम कब बोलोगे, जब मास का भी एक्सचेंज हो, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो, तो ऐसा सिस्टम कहलाएगा ओपन सिस्टम। क्या है ओपन सिस्टम है, इसमें से मास भी एक्सचेंज हो रहा, एनर्जी में एक्सचेंज हो रहा। लेकिन मान लो मैं इसमें कैप लगा दूं, इसको पैक कर दूं, इज इट क्लियर? अब मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, क्या वेपर्स बाहर जाएंगे? वेपर बाहर नहीं जाएगी, मतलब मास बाहर नहीं जाएगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, पर क्या थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज होगा? मतलब मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन थर्मल एनर्जी का या किसी प्रकार की एनर्जी का एक्सचेंज, इट इज क्लोज्ड सिस्टम, इट इज क्लोज्ड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। और क्लोज सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होगा। और तीसरा होगा आइसोलेटेड सिस्टम। अगर ये कॉपर का नहीं होता बल्कि किसी इंसुलेटर का होता, जस्ट लाइक आपके थर्मस होते हैं, तो ना तो मास बाहर जा सकता और ना तो एनर्जी बाहर जा सकती। दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीनों टर्म्स क्लियर है। यदि किसी ने बोला ओपन सिस्टम मतलब मास का एक्सचेंज होगा, और अगर किसी ने बोला क्लोज सिस्टम तो मास का एक्सचेंज लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अगर बोला आइसोलेटेड सिस्टम दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद हमने कल भी डिस्कस किया था थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। याद है कल किसी को? दो कैटेगरी बताए थे थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव मतलब जो साइज पर डिपेंड, और ये स्टेट पर डिपेंड। जैसे मैं आपसे बोलूं मास, मेरे पास ये दो चौक है, दो चौक है, अभी सेम सराउंडिंग है, मतलब टेम्परेचर वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। इस केस में मास किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? मतलब साइज ज्यादा मास ज्यादा। आपने आगे करके बोला, दिमाग नहीं लगाना था। किस पे डिपेंड किया वाला वेरिएबल? साइज। ये कौन सा वेरिएबल था? एक्सटेंसिव वेरिएबल। यदि मैं बोलूं वॉल्यूम, मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से वॉल्यूम किसका ज्यादा है? बुक का वॉल्यूम ज्यादा है। क्यों? साइज पे डिपेंड कर रहा है। इसका साइज ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, इसका साइज ज्यादा नहीं, वॉल्यूम ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं डेंसिटी, डेंसिटी, मान लीजिए एक तालाब में पानी रखा हुआ है, आपने यहां से एक गिलास पानी निकाला, आपने यहां से एक बाल्टी पानी निकाला, या आपने नगर पालिका के टैंकर में पानी निकाला, डेंसिटी में अंतर आएगा? वाटर की डेंसिटी में अंतर आएगा? तीनों जगह डेंसिटी सेम होगी, अलग अलग होगी? सेम होगी। डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी तो सेम होगी ना। तो क्या डेंसिटी पर साइज का असर पड़ा? डेंसिटी पर क्या साइज का असर पड़ा? नहीं पड़ा। ये इससे भी सिंपल। अगर डेंसिटी वैसे 11th में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? एक और देखो, आपने समुद्र से एक गिलास पानी लिया, उसका स्वाद लिया, एक बाल्टी में लेकर स्वाद लिया, या टैंकर में लेकर स्वाद लिया, टेस्ट में अंदर आएगा? मतलब टेस्ट मतलब एक्चुअली क्या है? उसके अंदर कितने मिनरल्स डिसॉल्व है, ठीक है? उनके मोलर क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, फिजिक्स के लाइक मैंने बोले, तो उसमें अंदर नहीं आएगा, ठीक है?
तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स था वो सभी जगह क्या था, सेम था, साइज पे डिपेंड नहीं था। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स था वो क्या हो गया है, कैसी क्वांटिटी हो गया, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, इंटेंसिव क्वालिटी हो गया, क्योंकि वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो जो साइज पर डिपेंड करे एक्सटेंसिव, और जो साइज पे डिपेंड ना करे इंटेंसिव। कंफर्म यहां तक? एक्सटेंसिव इंटेंसिव में कोई डाउट नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं एनर्जी एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, एनर्जी एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, चलो वापस साथ लेते हैं, सोच के बताओ इन दोनों में एनर्जी किस में ज्यादा है, किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है ना। कैसे बता दिया, साइज बड़ा है, कौन सी प्रॉपर्टी हुई, रिलेट करना सीखो। आपने बोल दिया ना, मैंने तो आपसे जनरल पूछा ना, इन दोनों में एनर्जी किसमें ज्यादा, आप बोलते इसमें क्यों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एनर्जी इज अब बताओ हीट, सोच के बोलना, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, हीट, एक्चुअली हीट होता क्या मुझे बताओ, थर्मल एनर्जी। हीट कुछ नहीं एनर्जी है, और एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो वो एक्सटेंसिव ही होगा। गॉट इट? एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो क्या होगा, एक्सटेंसिव। इसमें थर्मल एनर्जी, ध्यान रखना बेटा, एनर्जी हीट की बात किया, टेम्परेचर की नहीं। हो सकता है कि जिसका टेम्परेचर कम हो उसमें हीट ज्यादा हो। इस बात को समझो आप, 100 ग्राम की आयरन की बॉल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर है, और एक 200 ग्राम की आयरन की बॉल या ब्लॉक है और उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट इसमें ज्यादा होगा। टेम्परेचर भले इसका ज्यादा है, क्योंकि हीट एनर्जी मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी, मतलब कि टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो टेम्परेचर और हीट को अलग करना सीखो। तो हीट इज अ एक्सटेंसिव वेरिएबल। एंट्रोपी वगैरह पढ़ा, अच्छा चलो ये तो पढ़ा था, वर्क एक्सटेंसिव इंटेंसिव। अगर एग्जाम में वाला ऑब्जेक्टिव आ गया, वर्क इज एक्सटेंसिव इंटेंसिव बोथ नन ऑफ दिस, क्या डिफरेंस? वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफर करने का मैकेनिकल तरीका वर्क है और नॉन मैकेनिकल तरीका हीट है, पढ़ा है ना? यस सर। तो वर्क भी तो एनर्जी है ना, एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सटेंसिव। बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ के लेना ऐसा। एक बात और ध्यान रखना, जब रेशियोज आएंगे, एक और अलग से ध्यान रखना, जब अगर रेशियोज आएंगे तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव होता है। ये इसको फिक्स कर लो, अलग से नोट कर लो। टू एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स का जो रेशियो होगा वो एक इंटेंसिव वेरिएबल। Ratio of two extensive thermodynamic variable is always intensive variable. Ratio of two extensive thermodynamic variable is always an intensive thermodynamic variable. बहुत सारे होता है, जैसे मोलर एंट्रोपी पढ़ा है केमिस्ट्री में। यस सर। मोलर एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, एंट्रोपी अपॉन मोल। एंट्रोपी इज एनर्जी, एक्सटेंसिव, मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्सटेंसिव, दोनों का रेशियो इंटेंसिव। तो हायर लेवल पे जाएंगे तो कम आएगा।
चले आगे। सर इंटेंसिव एग्जाम, टेम्परेचर, प्रेशर दो ही होता है। टेम्परेचर जो है, सॉलिड लिक्विड डेंसिटी हुआ, टेम्परेचर हुआ, कॉन्सेंट्रेशन हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मिनरल, ये सारे किसमें आएंगे? इंटेंसिव में आएंगे। मैं आपसे बोलूं टेम्परेचर, ध्यान से समझना, हीट था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात कर रहा हूं मैं टेम्परेचर की। इस ब्लॉक का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, इस ब्लॉक का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। क्या साइज पे डिपेंड कर रहा है? साइज अलग अलग होने पर भी टेम्परेचर सेम हो सकता है? मतलब ये वाला वेरिएबल साइज पे डिपेंड नहीं करता। कैसा हुआ? इंटेंसिव हुआ। एग्जैक्टली। डेंसिटी, प्रेशर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट पढ़ा था आपने, साइज पे डिपेंड नहीं करता। रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव और दूसरा एग्जाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था क्या? इनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें जो लाइट आ रहा था एनर्जी थी, दोनों साइड एनर्जी थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, आप ऐसा बोलते हो ना? यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड। यस सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लो ग्लास 1 ग्राम का ग्लास हो, 100 ग्राम का ग्लास हो या 500 किलोग्राम का ग्लास हो, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव। लेकिन वो रेशियो किसका था? स्पीड। और उसको डेंसिटी से भी निकाला जा सकता है। तो अगर डेंसिटी पे जाओगे वो भी इंटेंसिव था, ढूंढना होगा। चलो आते हैं, इसके बाद मैंने एक और डिस्कस कर दिया था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। एक बार बस फास्ट एक रिवाइज करो, समझ लो। किसी भी मैटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, यस सर। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में दो प्रकार का मोशन होता है, काइनेटिक मोशन, मॉलिक्यूल भागते हैं या उनके चार्जेस भागते हैं, या भागते नहीं तो वाइब्रेट करते हैं। इन द केस ऑफ सॉलिड वाइब्रेट करेगा, इन द केस ऑफ लिक्विड एंड गैस मूव करेगा। तो इस केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाता है? टोटल इंटरनल एनर्जी। पर इन द केस ऑफ परफेक्ट गैस, इन द केस ऑफ परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहां से। परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? केवल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। तो इन द केस ऑफ परफेक्ट गैस टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी को आप शामिल नहीं करेंगे इन द केस ऑफ परफेक्ट गैस, बाकी सभी में जोड़ लेंगे। समझ में आ रहा है? नाउ अब अपन बात करते हैं सिस्टम की। कुछ सिंबल्स होंगे जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने पड़ेंगे। पहले मैं एक ओवरव्यू में दे रहा हूं, इसके बाद लॉस के साथ आएंगे। सपोज एक सिस्टम, अगर मैं आप सिस्टम बोल रहा हूं, इज इट क्लियर? सबको मीनिंग क्लियर बोल रहा हूं? एक सिस्टम है मतलब जिसपे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसके हम स्टडी कर रहे हैं। इसे आपने टेम्परेचर दिया, इसे आपने टेम्परेचर दिया, मतलब हीट दी। एक्चुअली टेम्परेचर दिया ही नहीं जा सकता, हीट दी जा सकती है। टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है, हीट इज अ कॉज, टेम्परेचर इज अ इफेक्ट। तो आप किसी को टेम्परेचर भले ही बोलते हैं, आप देते क्या? थर्मल एनर्जी देते हैं, उससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ट्रांसफर टेम्परेचर नहीं होता, ट्रांसफर हीट होता है। तो यदि आपने इसको हीट प्रोवाइड किया, अगर मैंने इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। कॉमन सेंस एकदम। यदि हमने उसको हीट दी तो उसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर उससे मैंने हीट निकाल लिया, एनर्जी क्या होगी इसकी? कंफर्म? अगर मैं किसी सिस्टम को थर्मल एनर्जी दे रहा हूं, उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और उससे मैं थर्मल एनर्जी निकाल रहा हूं तो डिक्रीज होगी।
तो आप रेफ्रिजरेटर में कर क्या रहे हैं? आप रेफ्रिजरेटर में रखी हुई चीजों से थर्मल एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है? थर्मल एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, उस वजह से वो आपको कूलिंग इफेक्ट नजर आता है। एसी क्या करता है? आपके रूम से थर्मल एनर्जी को बाहर निकालता है। हाँ, वो लोकल ना हो, आप थर्मल एनर्जी बाहर निकालते हैं, उस वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। ये चीज क्लियर है? अच्छा, मुझे बताएं, अगर आप सिस्टम पर वर्क करें तो एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? यदि आप सिस्टम पर वर्क करें, डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, यदि आप सिस्टम पर वर्क करें एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सिस्टम पर वर्क करें, सोच के बोलो, सिस्टम पर वर्क करें, सिस्टम पर आप वर्क करेंगे तो चूंकि मैंने आपसे बोला था एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो तरीके, मैंने यही से स्टार्ट किया था लेक्चर, याद होगा आपको। या तो आप हीट के थ्रू कर सकते हैं या तो वर्क के थ्रू कर सकते हैं। ये मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल तरीका है, मैकेनिकल तरीका। इसका मतलब यहाँ एनर्जी क्या होगी? आप हाथों को रगड़ते हैं जोर से, यस सर, आपको हीट फील होती है, गर्म होता है, तो आपने तो मैकेनिकल वर्क किया ना। इसी प्रकार से यदि आप सिस्टम से काम ले लें, गेटिंग वर्क फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से काम ले रहे हो, आप सिस्टम पे काम कर नहीं रहे हो, तो जब किसी सिस्टम से काम लिया जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कंफर्म? ये पॉजिटिव नेगेटिविटी एनर्जी का चक्कर समझ में आया? थर्मल एनर्जी देने से एनर्जी सिस्टम की पॉजिटिव, बात करें सिस्टम की, हीट निकालने से एनर्जी डिक्रीज, सिस्टम पर काम करने से एनर्जी इंक्रीज, सिस्टम से काम लेने पर डिक्रीज। देन मैंने आपको कल एक हेडिंग डलवाया था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यस सर, याद है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मान लीजिए देयर आर टू बॉडीज, A and B, जिनके बीच में आपस में किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती, ठीक है? और एक बॉडी है सी, ये वाली जो वॉल है, बेटा ध्यान समझना, ये वाली जो वॉल है ये इंसुलेटेड मटेरियल की बनी है, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एडियाबैटिक या एडियाबैटिक, ठीक है? एडियाबैटिक या एडियाबैटिक, इसका मतलब अभी समझ लें कि यहां से यहां किसी प्रकार का एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसका टेम्परेचर इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसकी थर्मल एनर्जी इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकती, इसकी इसमें नहीं हो सकती। ये वाला जो वॉल है, मतलब किसके बीच में? ए और सी और ए और बी के बीच में जो वॉल है, ये कंडक्टिंग वॉल, इसको डाई थर्मल वॉल बोला जाता है थर्मोडायनामिक्स की लैंग्वेज में। तो धीरे धीरे हम स्विच करेंगे इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में। तो दिस वॉल इज एडियाबैटिक वॉल एंड दिस इज डाई थर्मल वॉल, मतलब इंसुलेटर एंड कंडक्टर, समझ सकते हो? इसका मतलब है इसकी हीट यहां जा सकती है, इसकी हीट यहां आ सकती है, इसकी हीट यहां जा सकती है, इस टाइप से। गॉट इट? ये दोनों आपस में किसी प्रकार के कांटेक्ट में नहीं है, इनका अलग अलग टेम्परेचर है मान लीजिए, और आपने इस प्रकार का सिस्टम बना के सिस्टम को कुछ देर के लिए छोड़ दिया। मान लो इसका टेम्परेचर कम होता है और इसका ज्यादा होता, तो इसकी थर्मल एनर्जी इसमें जाती, क्योंकि ये तो कंडक्टिंग वॉल है,
लेकिन इसमें नहीं जाती। इसी प्रकार से इनमें और इसमें भी हीट का एक्सचेंज होता और कुछ समय के बाद ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए की थर्मल एनर्जी बी के इक्वल हो जाएगी, जबकि ए और बी दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है, तब भी ऐसा हो जाएगा। बस यही है जीरो लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दो सिस्टम्स हैं जो आपस में किसी इंसुलेटेड, इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड, मतलब इन दोनों का आपस में कोई थर्मल कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक सी और बीसी के बीच में जो वॉल है, एक कंडक्टिंग वॉल है, ये डाइथर्मल वॉल है। डाइथर्मल वॉल है मतलब थर्मल एनर्जी यहां से यहां भी आ सकती है, यहां से यहां भी जा सकती है। इज इट क्लियर? इस केस में समझने के लिए मान लो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इसमें जाएगा, इसका टेम्परेचर इसमें जाएगा और फिर ये भी बैलेंस हो जाएगा, मतलब कुछ समय के बाद तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो ए तो सी से ए और सी का सेम है, बी और सी का सेम है, इसलिए ए और बी का भी सेम होगा। तो द थर्मल एनर्जी ऑफ सिस्टम ए एंड बी, द थर्मल एनर्जी ऑफ सिस्टम ए एंड सी and B and C is equal. That's why the thermal energy of A and B is also equal. वैसे थर्मल एनर्जी की जगह वर्ड यूज करना चाहिए टेम्परेचर, क्योंकि थर्मल एनर्जी के में मास यदि अलग अलग होगा तो बदल जाएगी। तो यदि टेम्परेचर A और C का सेम है, B और C का सेम है, तो A और B का टेम्परेचर भी सेम होगा। इट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इज इट क्लियर? आया? एकदम सिंपल है। वो बीच में क्या है? एडियाबैटिक वॉल, नो सर, वो ऊपर वाला इसे बोलेंगे डाइथर्मल वॉल। What is the meaning of thermal wall, dithermal wall? जिससे थर्मल एनर्जी पास हो सकती है। और व्हाट इज एडियाबैटिक वॉल? जिससे थर्मल एनर्जी पास नहीं हो सकती। चाहो तो लिख लो एडियाबैटिक डाइथर्मल वॉल, डाइथर्मल वॉल या डाइथर्मल थ्रू विच हीट कैन पास। डाइथर्मल वॉल, उसके आगे लिख ले थ्रू विच हीट कैन पास। चाहो तो ब्रैकेट में समझने के लिख लेना अपने लैंग्वेज में कंडक्टिंग, कंडक्टिंग होगी इसलिए बात हो रही है। सेकंड होगा एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल थ्रू विच हीट कैन नॉट पास, थ्रू विच हीट कैन नॉट पास। डाइथर्मल वॉल थ्रू विच हीट कैन पास, heat can pass, and second adiabatic wall through which heat cannot pass. तो जीरो क्लास में किसी को डाउट, इसकी नोट्स आ जाएगी, लिखना कैसे फिर आपको मिल जाएगा। अब हेडिंग डालें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरो के बाद फर्स्ट आएगा, नहीं कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट है बस, एक स्टेटमेंट आएगा दैट्स। अब लिखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, ये सिंपल है, ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सभी जानते हैं, ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है, कि उसका फॉर्म चेंज किया जा सकता है। फर्स्ट लॉ बोलता है कि किसी वर्क को एनर्जी में या एनर्जी को वर्क में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, लिख लें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज गिवन बाय जूल। हाँ, इन्होंने जूल ने दिया था
1850 में 1850 में इस लॉ को प्रोड्यूस किया था उन्होंने, लिख लें। According to this law, according to this law, when mechanical work is converted, into heat, then चाहो तो ब्रैकेट में थर्मल एनर्जी लिख सकते हो, then amount of heat produced is equal to the work done. Amount of heat produced is equal to the work done. If W is work done, and Q is produced heat, then according to this law, W equals to Q. जितना वर्क करेंगे उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। नोट कर लें, यहाँ पे W क्या है? वर्क डन, पूरा बोलना वर्क डन, और Q क्या है? नेक्स्ट लाइन से, in practice mechanical energy, यदि मैं मैकेनिकल एनर्जी बोल रहा हूं मतलब क्या है? वर्क, ब्रैकेट में लिख लो वर्क। इन प्रैक्टिस मैकेनिकल एनर्जी वर्क is measured in joule, and heat is measured in calories, then W equals to JQ. W equals to JQ. Here J is a constant. Which is called mechanical equivalent of heat. जो J है उसको कहेंगे आप, एक कांस्टेंट है, इट इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये आप कब लगाएंगे? जब आप मेजरमेंट हीट का किसमें करेंगे? कैलोरी में। अगर जूल में करते हैं तो सेम यूनिट रहेगा, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और हीट की यूनिट क्या होगी? जूल। लेकिन यदि आपने हीट को किसमें मेजर किया? कैलोरी में, तब आपको J यूज करना पड़ेगा। और J क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट। हाँ, बेटा फिजिक्स हमने नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया उनको पढ़ा नहीं। नेक्स्ट लाइन, the value of J is 4.18 जूल पर कैलोरी। 18 को आप चाहो तो सिंप्लिसिटी के लिए 4.2 लिख सकते।
तो यदि आप वर्क जूल में कैलकुलेट कर रहे हैं और हीट कैलोरी में कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको बीच में एक मैकेनिकल कांस्टेंट लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4.18 जूल पर कैलोरी। अब एक साइड हेडिंग डालें, साइन ऑफ क्या है, व्हाट इज डेल्टा क्यू, चेंज इन हीट, एंड व्हाट इज दिस, चेंज इन वर्क, चेंज इन वर्क डन। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तीनों के साइन आप कैसे यूज करेंगे, यू, चेंज इन हीट, चेंज इन वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो लिख लो, डेल क्यू मतलब चेंज इन हीट, डेल डब्ल्यू चेंज इन वर्क डन, और यू जो पॉइंट्स दे रहा हूं एक एक पॉइंट सावधानी से नोट करना और समझते चले जाना। नंबर 1, मान लीजिए एक सिस्टम है, इस सिस्टम को आप यदि हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें चेंज इन हीट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। अगर इस सिस्टम से आप हीट एनर्जी बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, इस सिस्टम में क्या होगा, डेल क्यू की वैल्यू क्या होगी, सबको समझ में आ रहा हूं। पहला पॉइंट यही लिख लो, व्हेन एनी सिस्टम absorbs heat, when any system absorbs heat, आप उसको लिख सकते हैं हीट गिवन, हीट दी गई, हीट गिवन, डेल क्यू इक्वल्स टू पॉजिटिव, डेल क्यू इक्वल्स टू पॉजिटिव, डेल क्यू इक्वल्स टू पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट, when any system loses heat, उसमें हीट का लॉस होता है, when any system loses heat, del Q equals to negative, del Q equals to negative। तो हीट देने पर चेंज इन हीट पॉजिटिव होगा और हीट के लॉस होने पे चेंज इन हीट नेगेटिव। तो ये वाली चीज क्लियर हुई दोनों। आप सेकंड किसकी बात करेंगे, वर्क। एक सिस्टम है, ये भी आप लोग ही आंसर दे सकते हैं। यदि आप इस पर वर्क करते हैं, अब यहां पे ये क्या था, अभी आप हीट दे रहे थे ना, यहां पे यदि आप वर्क करते हैं तो सिस्टम का जो वर्क डन है उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा कि कम करेगा, तो लिख ले, वर्क डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। गौर से, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, किसने काम किया, सिस्टम ने। तो सिस्टम का जो वर्क डन है ये क्या होगा, पॉजिटिव, सिस्टम ने काम किया है, और उसकी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। अपनी एनर्जी को तो वर्क में कन्वर्ट करेगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी, तो वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने जो काम किया तो सिस्टम का वर्क डन पॉजिटिव, पर पॉजिटिव एनर्जी से उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। गॉट इट। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, W इक्वल्स टू पॉजिटिव। अगला लिखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम किया गया,
सिस्टम पर काम किया गया तो सिस्टम की का वर्क डन क्या नेगेटिव, सिस्टम ने थोड़ी किया, सिस्टम पर काम किया। दैट्स व्हाई LW इक्वल्स टू नेगेटिव। आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? सिस्टम के लिए। वर्क डन ऑन द सिस्टम LW इक्वल्स टू नेगेटिव। तो सीधे सरल भाषा में जब सिस्टम खुद काम करेगा वर्क डन उसका पॉजिटिव होगा, और सिस्टम खुद काम नहीं करेगा बल्कि कोई फोर्स उस पर काम करेगा तो सिस्टम का वर्क डन नेगेटिव। थर्ड पॉइंट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट आएगा एनर्जी से रिलेटेड। नेक्स्ट लिखो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। Internal energy of the system increases. Internal energy of the system increases. अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो डेल यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगी। लिख लें डेल यू इक्वल्स टू पॉजिटिव। Next, internal energy of the system decreases. Internal energy of the system decreases. इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है यहां तक?